जो आम जनता है, हम लोग सब, वो सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखते हैं, लेकिन मीडिया लोगों को सच बताने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों की तरफ देखती है। अभी वो लाइन ब्लर हो गई है कि आज एक्टरों से पॉलिटिकल सवाल पूछे जाते हैं और पॉलिटिशियंस से कुछ और पूछा जाता है। लेफ्ट और राइट लेबल कर दिया जाता है, पहले से ही बोल दिया जाता है कि ये तो प्रोपेगेंडा ट्रेन पे हैं, तो पहले मूवी आने से पहले ही जजमेंट दे चुके हैं लोग। सब कहीं ना कहीं ये कुरेद के जानना चाह रहे थे कि अभी महाराष्ट्र इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने बहुत ही चतुराई से वो डेट 15 नवंबर की चुनी है। इस देश में पूरे साल इलेक्शन चल रहे होते हैं यार। आज भी अगर आप देखेंगे, हमारे अंदर अंग्रेजी को लेके एक कॉलोनियल माइंडसेट है, और सिर्फ जर्नलिज्म में ही नहीं, आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में भी चली जाएंगी या नॉर्मल सोसाइटी में भी अगर आप देखेंगी, अगर आप अंग्रेजी नहीं अच्छे से बोलती हैं तो 5 स्टार वाले होटल वाले आपको एक शक की निगाहों से देखेंगे। हमारी खुद की भाषा पे हमें गर्व क्यों नहीं? हम जानते हैं हाउ प्राउड द फ्रेंच आर। वो अपनी भाषा को लेके कितने प्राउड फील करते हैं, और उनको तो मतलब लगता है कि आप फ्रेंच में बोलो, आप यहाँ आए हो तो यू शुड स्पीक इन फ्रेंच। तो वैसे ही हमें, मतलब हम तो संस्कृत भूल ही गए हैं, शुद्ध हिंदी पे आ गए हैं अब कि अब चलो शुद्ध हिंदी तक तो हमें समझ होनी चाहिए, वो भी नहीं है। सो इट्स वेरी सैड। सो एन इंडिपेंडेंट वुमन इज नॉट नेसेसरीली समबडी जो बाहर जाके काम करे और वो इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल तो खैर काफी रहा। शिल्पा शेट्टी भी आपकी एक दोस्त थी ना? शिल्पा शेट्टी, यस, मेरे, ये आप जानते हैं उन्हें इसीलिए आप पूछ रहे हैं। शिल्पा शेट्टी को छेड़ा है विक्रांत मैसी, ये हेडलाइन बन सकती है, ठीक है? कि अपने बारे में एक फेक न्यूज स्प्रेड करनी है। मैं शाहरुख खान सर के साथ एक मूवी कर रही हूँ, बिकॉज रिद्धि इंटरनेशनली कुछ काम कर रही है, उसको ऑस्कर मिलने वाला है। मेरा भी रिद्धि जैसा ही है कुछ कि विक्रांत मार्टिन स्कोरसेज़ी के साथ काम कर रहा है। अरे बस, I'll see you on set या विक्रांत। Yeah, I'll see you on set, yeah, I'll see you. तो जब ये सच हो जाएगा तो विल से कि सबसे पहला इंटरव्यू हमने किया। अरे वाह। प्लीज वेलकम विक्रांत मैसी, रिद्धि डोगरा एंड राशि खन्ना। तो आमतौर पे हम आप लोगों से मिलते हैं तो एज एक्टर्स इंटरव्यू करते हैं, आज जर्नलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट। 3 जर्नलिस्ट। क्या आप सच का साथ देते हैं? हम तो बिल्कुल सच का साथ हैं। और अभी इस इंटरव्यू से पहले मुझे बोला भी नहीं गया है कि ये नहीं पूछना है, वो नहीं पूछना है, ठीक है? पूजा विल गुरो मी फॉर दैट। क्या बात। तो सबसे पहले तो ट्रेलर इज लाइक फैब, एकदम Thank आग you. लगाने वाला ट्रेलर है। थैंक यू, बट थैंक यू। क्या, कितनी आग लगने वाली है, क्या सच सामने आने वाला है? बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। हाँ, यस इट इज। और चर्चा तो शुरू हुई है। देखिए, आग लगाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि एक ऐसी कहानी बोलें या एक इतिहास के एक ऐसे पहलू को हम सिनेमा के ज़रिए कहें जिसके बारे में दुर्भाग्यवश किसी ने बात नहीं की। मैं भी, क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, मुलाकात हो रही है सबसे, तो मैं भी ऑनलाइन जाके रिसर्च कर रहा हूँ और खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेसिफिकली साबरमती अग्निकांड के ऊपर मुझे कुछ मिले। ज्यादा कुछ नहीं, लगभग इन कंपैरिजन अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है, पर हाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि 28 फरवरी से जो अनफॉर्चुनेट दंगे शुरू हुए उसके ऊपर आपके पास सब कुछ है। अगर आप 2 साल भी, 3 साल भी अगर बैठेंगे तो वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी कहानी लेके आने की कोशिश की है जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली एक जनरेशन है, मेरे खुद के घर में कुछ बच्चे हैं, जनरेशन है जो 22 साल पहले 2002 में हुआ, उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी है ही नहीं। एक ऐसी चीज़ जिसने हमारी संस्कृति को बदल दिया, हमारे हाव भाव को बदल दिया, राजनीति को तो हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चर्चा चाहते हैं कि चर्चा हो, और उन 59 लोगों को हमारी लिमिटेड कैपेसिटी में हम एक जस्टिस देने की कोशिश करना चाहते हैं। उनको किसी ने याद नहीं किया। 27 को ये सुबह अग्निकांड हुआ, उसके शाम से ही लोग उन्हें भूल गए, वो आंकड़े बन के रह गए। और अनफॉर्चुनेटली आज
इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम इतनी फास्ट पेस जिंदगियां जीते हैं कि जब भी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो लोग आंकड़े ही बन के रह जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि उनका परिवार, उनके आसपास वालों पे क्या बीती होगी। तो यही एक चर्चा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लास्टली, मीडिया, हमारी मीडिया का क्या योगदान था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने किस तरह से, और ये मैं पूरी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग, बट कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने दिन या हफ्ते नहीं, सालों साल ये पहल की कि उस अग्निकांड को एक हादसे के तौर पे दिखाया जाए, एक एक्सीडेंट के तौर पे दिखाया जाए। तो उन लोगों के बारे में भी हमने बात करने की कोशिश की है, क्योंकि कहते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है मीडिया, और आज भी मीडिया पे इतना रिलायंस है। ये फिल्म का डायलॉग है मेरा, मैं यही ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं जब इस विषय में बात करता हूँ तो बात करता ही रहता हूँ कि जो आम जनता है, हम लोग सब, वो सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखते हैं, लेकिन मीडिया लोगों को सच बताने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों की तरफ देखती है। टीआरपी का खेल है, स्पॉन्सर का खेल है, व्यूअरशिप का खेल है, और अब तो एंटरटेनमेंट का भी खेल है। तो बस यही है, पूरे खेल की बात करते खेल हैं की आपकी। बात है। मुझे 12th फेल में एक डायलॉग था, इसमें था कि तू झूठ अच्छा बोलता है, रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाता। बिल्कुल। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ इसमें भी कुछ तो होगा। तो बॉस हैं आप इनके, तो इनको सच बोलने से पहले आपकी तरफ देखना पड़ा। हाँ। जैसे मुझे भी कुछ बोलने से पहले मुझे भी कहीं देखना पड़ा। वही सारी बात है, और आपने बिल्कुल सही आई थिंक पहचाना है कि मेरा कैरेक्टर है उस जर्नलिज्म को रिप्रेजेंट करता है जो उस दौर में थी, जहाँ देखा जाता था कि क्या एजेंडा है, क्या करना है, कैसे करना है, ये बात हुई है, इसको कैसे घुमाना है। तो वो एक पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है डेफिनेटली। और यस, समर कुमार जो उनका किरदार है, वो आ जाते हैं उस उसमें फंस जाते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ सब जर्नलिस्ट हैं, तो आपको समर कुमार को देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि जब एक डिवाइड आता है कि मैं अपने वैल्यू सिस्टम पे चलूँ, या मैं ये लोग हैं मेरे सामने नए, इतने बड़े लोग हैं और ये बताएंगे मुझे क्या करना है, मैं वो फॉलो करूँ, या जो मैं प्रिंसिपल्स लेके जर्नलिस्ट बना था मैं वो फॉलो करूँ। तो यहाँ पे जितने भी सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये फिल्म मेरे ख्याल से बहुत बहुत बेहतरीन रहेगी देखने के लिए। आप लोगों के लिए इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच। आपके लिए राशि, जर्नलिस्ट प्ले करना कितना डिफरेंट था? देखिए, मुझे ये समझ आया कि एक जर्नलिस्ट की जॉब बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस हु वांट टू बी जर्नलिस्ट। अपने लिए ताली बजाओ। बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, एंड आई थिंक मेरा जो किरदार है वो वैसे ही कॉलेज से निकलती है। सपने उसके बड़े बड़े हैं कि इंग्लिश चैनल में काम करूँगी, इंग्लिश में ही काम करो। हाँ इंग्लिश चैनल में काम करूँगी, क्योंकि हम अपनी मूवी के थ्रू इंग्लिश और हिंदी की डिवाइड भी दिखा रहे हैं। वो और डिस्पैरिटी कैसे- भी हम वो दिखा रहे हाँ, हैं। वो बहुत है, हम उस पे भी आएंगे। वो बहुत है, बहुत है। जी। तो वो जो डिस्पैरिटी है वो थ्रू माय कैरेक्टर यू विल सी, क्योंकि मैं इंग्लिश जर्नलिज्म में जाना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली बिकॉज हम सोचते हैं कि वो ज़्यादा बड़ा है, हमारी रीच ज़्यादा होगी, या जो भी मेरा माइंडसेट है उस फिल्म में मैं कैसे डिसइल्यूजन हो जाती हूँ। और मेरी बॉस है ये, तो मैं भी इनको देखती हूँ चीज़ें करने से पहले। एंड एज रिद्धि हैज़ बीन सेइंग दैट शी रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम, तो वो सिस्टम आपको बताता है कि आप कैसे जर्नलिस्ट बनो। अब वो आपकी चॉइस है कि आप वैसा बनना चाहते हैं या आप एक अपनी राह लेना चाहते हैं। आई वॉज ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय द वे विक्रांत कैरेक्टर्स बीन रिटन, क्योंकि वो सिर्फ सच का साथ देते हैं। तो मेरा जो किरदार है वो इन दोनों के बीच में है कि क्या मैं इस तरफ जाती हूँ या मैं उस तरफ जाती हूँ। वो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई प्लेड दिस, एंड सम ऑफ द जर्नलिस्ट हैव सेड कि हम आपका किरदार देख के वी रिलेट टू इट, and that's what I want. I want these kids to watch the film and decide what path they want to take in their life, because मैंने पहले भी कहा है कि journalists के हाथ में भी ये होता है कि they can influence an entire generation with the news that they decide to share. तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, आई होप आप हमेशा सच का साथ दें। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी सक्सेस पाने के लिए आप सच्चाई को पीछे छोड़ देते हैं आगे बढ़ने के लिए।
don't do that because we really need honest journalists in our country. एक जैसे विक्रांत ने भी कहा कि इस पे इंफॉर्मेशन बड़ी कम है। अब आप सब ऑनेस्टली बताना, यहाँ आने से पहले जब पता था कि ये लोग आ रहे हैं हम फिल्म, उससे पहले किसको इस हादसे के बारे में पता था? हाथ उठाना ऑनेस्टली एकदम। दैट इज योर ऑडियंस, मतलब इसीलिए बना रहे हैं ना, पता ही नहीं है, इसीलिए बनाई गई है ये फिल्म। आप ये अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें, दिस इज नॉट इवन 15% ऑफ द ऑडियंस। 15 मुझे तो 5% भी नहीं लगा कि मतलब 5% फिर भी अगर को हम पता है, पीछे अगर कुछ है जो दिख नहीं रहे हाथ, वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी अगर हम दें, कुछ ने तो ऐसे ही हाथ उठा दिया होगा कि विल साउंड स्टूपिड, तो चलो ठीक है हाथ तो उठाए, जैसे हम क्लास में नहीं उठा देते हैं, हमको पता मैम हमसे पूछने वाली नहीं। और क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ये 2 दशक पहले हुआ है। मैं खुद मुंबई शहर का रहने वाला हूँ, मैं खुद वहाँ पला बड़ा हूँ। गुजरात में हुआ, अखबारों और न्यूज़ के जरिए हमें पता चला, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रही। तो बड़े शहरों में रहने वालों को तो अनफॉर्चुनेटली आधी चीज़ें पता ही नहीं चलती, क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम में या अपने सोशल मीडिया पे या पैसे कमाने में या इन तमाम चीज़ों में, वो पहिया उनका चक्का चलता रहता है, उसमें व्यस्त रहते हैं वो। बट आई मीन दैट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ना। होप कि इससे जो सच है वो पता चले, बिकॉज लाइक आप तीनों लोगों ने ये बोला कि जर्नलिस्ट शुड स्पीक ट्रुथ, सच सामने आना चाहिए, एंड वी ऑल्सो होप कि ये फिल्म जो है वो सच बताए, ताकि क्योंकि ये जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए यही फिल्म डॉक्यूमेंट होगी। सी ये सच They're बता not रही है going- जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको रिपोर्टिंग का सच बता रही है, ये आपको रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव्स दिखा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस जो दुर्घटना हुई थी उसका सच तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि सच सच ही रहता है, लेकिन ये जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बताई गई है कि रिपोर्टिंग कैसे हुई थी। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं तो रिपोर्टिंग कैसी होती है। इट्स लाइक आई सेड, सिस्टम है पूरा। तो वो सिर्फ इस एक इंसिडेंट को लेके नहीं है, इससे आपको पता चलेगा कि हवा कैसी होती है और कैसी चलती है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मानसी। हेलो, हाय, मेरा नाम मानसी है। तो मेरा आप तीनों से सवाल है कि इस फिल्म को शूट करते वक्त आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े? I think विक्रांत के DM भर गए थे थ्रेट्स से, उन्होंने कहा it was not an easy decision for any of us to sign this film. I think विक्रांत should tell us. आपने कैलकुलेट की? यार मतलब कैलकुलेट तो नहीं की, बट है अच्छा खासा नंबर है, क्योंकि जो भी नेसेसरी स्टेप्स रहते हैं साइबर पुलिस के साथ कम्युनिकेशन में, तो आपको कुछ मैसेजेस वहाँ प्रोवाइड करने होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी नंबर काफ़ी है, पर मैं ज़्यादा इस विषय पे ध्यान देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म की बात अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद इट। कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिर्फ मैं अकेला नहीं जूझ रहा हूँ इससे। थैंकफुली जो हमारी निर्माता हैं एकता कपूर, उनका पूरा सपोर्ट है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की स्थानीय पुलिस का पूरा सपोर्ट है। तो देखते हैं। नहीं होप सब ठीक रहे, अच्छा रहे, बिकॉज आप अल्टीमेटली एक फिल्म बना रहे हैं, आप कोई एजेंडा नहीं चला रहे, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। लेकिन अभी वो लाइन ब्लर हो गई है। अभी वो लाइन ब्लर हो गई है कि आज एक्टरों से पॉलिटिकल सवाल पूछे जाते हैं और पॉलिटिशियंस से कुछ और पूछा जाता है। आज एक्टर डरता है ट्विटर पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से, क्योंकि वो कोई कहानी बनाए या किसी चीज़ को वो लाइक करे या डिसलाइक करे, वो तुरंत उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो ये लाइन ब्लर हो चुकी है, इसको काफ़ी वक्त हो चुका है। आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने तो ये बहुत करीब से देखा है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले एक सेम डे एक पॉलिटिकल पार्टी एक इलेक्शन हारी, सेम डे इंडिया टेस्ट मैच हारी, और सेम डे कुछ और भी हुआ। तो किसी ने लिख दिया कि हार गए या कुछ ऐसा कुछ लिखा, उसका शायद तीनों से कोई लेना देना नहीं था, बट तीनों पार्टियों ने उनका जो है बैंड बजा दिया कि भाई ये तुमने इसके लिए लिखा, ये तुमने इसके लिए लिखा, ये तुमने से। तो वो तो खैर मतलब अब आई थिंक अब तो खैर ट्रोलिंग जो है वो इस तरह की चीज हो गई है कि आई थिंक ज्यादातर लोग ध्यान भी नहीं देते। और खास तौर पे जो अभिनेता हैं वो उनकी तो जिंदगी का हिस्सा है ये। तो खैर बट राशि वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग फार मोर इम्पोर्टेंट। तो नहीं, मैं यही कह रही थी, जो ऑलरेडी ये बोल चुका है।
एंड आई थिंक चैलेंजेस में वही कि हमें लेफ्ट और राइट लेबल कर दिया जाता है, पहले से ही बोल दिया जाता है कि ये तो प्रोपेगेंडा ट्रेन पे हैं, तो पहले मूवी आने से पहले ही जजमेंट दे चुके हैं लोग. तो आई थिंक दैट्स अ लिटिल अनफेयर बिकॉज दैट्स अ ह्यूज चैलेंज टू चेंज माइंडसेट्स, इज अ ह्यूज चैलेंज. बट आई थिंक कि मूवी देखने के बाद शायद उनका माइंडसेट चेंज हो जाए. दैट्स द ओनली थिंग वी कैन होप. आई होप लोग देखें, क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे कई बार हम लोगों को पहले पिक्चर दिखाते हैं, मतलब वी आर प्रिविलेज की, ठीक है, तो हमने पिक्चर देख के, मान लो अभी पिक्चर का पहला शो हुआ है 4 दिन पहले और हमने एक रिव्यू डाला, उस पे कमेंट आया ना, बेकार है, बेकार स्क्रिप्ट है, बेकार एक्टिंग. भाई तुमने तो देखी ही नहीं अभी तक. तो दिस आल्सो हैपनिंग अ लॉट, कि मतलब पिक्चर देखने के बाद कमेंट्स आए तो समझ में आता है कि चल देख के तो आया होगा. अब तो लोग पहले ही, मतलब उन्होंने सोच रखा है कि हमें यही लिखना है. और हमारी इस फिल्म को लेके ऑलरेडी लोगों ने ये मन बना लिया है, जिसे आप अंग्रेजी में प्री कंसीव्ड नोशन कहते हैं, कि अच्छा इलेक्शन का समय आ रहा है. और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे पूरी मुंबई के जो एंटरटेनमेंट पत्रकार हैं वो सारे बैठे हुए थे, और सब कहीं ना कहीं ये कुरेद के जानना चाह रहे थे कि अभी महाराष्ट्र इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने बहुत ही चतुराई से वो डेट 15 नवंबर की चुनी है. इस देश में पूरे साल इलेक्शन चल रहे होते हैं यार. पहले भी ये पिक्चर आनी थी, उस ये पिक्चर मई में आनी थी, थी. लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक हमारे लोकसभा इलेक्शंस चल रहे थे. इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ता है. जिन लोगों का ये कहना है कि ये हमने जो करंट डिस्पेंसेशन है, जो सरकार में इस वक्त है, उनको हमने मॉलिकॉडल करने के लिए, प्लीज करने के लिए ये फिल्म बनाई है. अगर वैसा होता तो हम मई में रिलीज कर लेते हैं. इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस थी कि कोई भी पॉलिटिकल लैंग्वेज वाली फिल्म या पॉलिटिकल बैकड्रॉप वाली फिल्म नहीं रिलीज हो सकती. फिर हमने उसको पुश किया, फिर 7 जून को नतीजे आए, फिर उसके बाद हमें डेट नहीं मिली क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी और हम हमारे कलीग्स के साथ क्लैश नहीं करना चाहते थे. बिकॉज और यहाँ पे बहुत ही डेमोक्रेटिकली काम होता है, सब चाहते हैं कि एटलीस्ट एक हफ्ता 10 दिन मिले उनको. हमें गुरुपुरब का दिन मिला है, बहुत ही खूबसूरत दिन है. तो अब जो ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए हम आ रहे हैं, सोचिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. इलेक्शन के दिन छुट्टी होती है वैसे भी, तो वोट डालने के बाद भी पिक्चर देखने जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. से ये क्वेश्चन है कि आपने इस मूवी में, हमने देखा है जो ट्रेलर है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा हिंदी जर्नलिज्म वर्सेस इंग्लिश जर्नलिज्म हुआ है. तो इसको करने के पीछे आप लोगों का क्या रीज़न था कि क्यों इतना हिंदी वर्सेस इंग्लिश किया है आपने? वेरी गुड क्वेश्चन. ये तो मैं भी जानना चाहूँ. बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है. मैं थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करता हूं आपके लिए. जैसे रिद्धि ने कहा कि हमने जर्नलिज्म के माध्यम से वो डिस्पैरिटी दिखाने की कोशिश की है. इट कुड हैव बीन एनीथिंग. अब ये जो पहल है, मेरी खुद की पर्सनल पहल है, आप समझ सकते हैं. मैंने 12th फेल में भी यही चीज कही थी कि ग्लास चाहे कैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए. जब उस इंटरव्यू रूम में मुझे कहते हैं कि यू डू नॉट फिट हियर, तब मेरा जवाब ये था कि मैं बिल्कुल योग्य हूं. मेरा खुद का मानना ये है, और ये कहानी की रिक्वायरमेंट भी ऐसी थी. और कहीं ना कहीं 2002 में और आज भी अगर आप देखेंगे, हमारे अंदर अंग्रेजी को लेके एक कॉलोनियल माइंडसेट है. और सिर्फ जर्नलिज्म में ही नहीं, आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में भी चली जाएंगी या नॉर्मल सोसाइटी में भी अगर आप देखेंगी, अगर आप अंग्रेजी नहीं अच्छे से बोलती हैं तो 5 स्टार वाले होटल वाले आपको एक शक की निगाहों से देखेंगे. आपने चप्पल पहनी है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी. आप एक पर्टिकुलर तरह से बात नहीं कर सकते तो समाज का एक वर्ग है जो आपको खड़ा भी नहीं करेगा. जर्नलिज्म में भी उसी तरह से, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी नोएडा हो गया, पहले दिल्ली हुआ करता था. जो दिल्ली से टेलीकास्ट हुआ है, एक एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव उनका होता था. लेकिन यही दिल्ली वाले अपना डेटा, ग्राउंड वर्क छोटे छोटे रीजनल न्यूज चैनल्स को आउटसोर्स करते थे. सारी मलाई ये खा जाते थे, लेकिन मेहनत वो करते थे. तो जर्नलिज्म के माध्यम से और इन तीनों किरदारों के माध्यम से हमने वो क्लास डिस्पैरिटी दिखाने की कोशिश की है. और ये कहीं ना कहीं सच है कि अंग्रेजी में अगर कोई बात करता है और जो एक छोटे गांव या कस्बे से आता है, वो इंटिमिडेट होकर रह जाता है, वो डर के रह जाता है. उसको लगता है अरे ये बड़ा विद्वान आदमी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी भाषा बोलता है जो अंग्रेज बोलते थे. हमारी खुद की भाषा पे हमें गर्व क्यों नहीं है? अंग्रेजी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अपनी खुद की भाषा से शर्म है, उससे प्रॉब्लम है. इसीलिए हमने ये बात की है. बट लेकिन
आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक ये भी तो होता है ना कि अक्सर ऐसा भी तो कहा जाता है कि बॉलीवुड स्टार्स काम तो हिंदी फिल्म में करते हैं लेकिन जब बात करते हैं तो ज्यादा बिल्कुल। देखिए इंग्लिश हम में सब इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश हम मिला सब। के, बट ये बहुत सोशल कंडीशनिंग है। आई डोंट थिंक हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं उसके लिए। हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब कभी भी शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते। अब तो मैं कॉन्शियसली ट्राई करती हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ, लेकिन मेरे शब्द भी सारे Consciously इंग्लिश निकल गया था। इंग्लिश, हाँ एग्जैक्टली। और कुछ कुछ जैसे एकता ने ये भी बोला कि साबरमती रिपोर्ट हम कह रहे हैं, रिपोर्ट का अगर आप हिंदी वर्ड ढूंढेंगे बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि उसका मतलब रिपोर्ट है, इसलिए हमने साबरमती रिपोर्ट यूज़ करा है। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसकी आपको हिंदी भी नहीं पता होगी, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी लैंग्वेज पे गर्व होना चाहिए। और ऑफ कोर्स हम सबको साथ में इसके लिए काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वन डे मतलब एक जॉब। And it is a अवेयरनेस ही हो gradual सकती है, process इट्स एन also. अवेयरनेस, हम एक चीज की पहल कर सकते हैं, हम एक चीज रख सकते हैं, हम बात रख सकते हैं। उसका मतलब कोई स्कूल तो खोला नहीं हुआ है, इट्स एंटरटेनमेंट एट द एंड ऑफ द डे। तो बता सकते हैं आप कि देखो ये हो रहा है। जैसे हम ये कॉन्वर्जेशन भी कर रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग एंड हिंदी स्पीकिंग, ये बहुत है अपने में ही, क्योंकि ये सब जो है यहाँ पे कि इनका, मैं कल ही किसी से बात कर रही थी कि कोई छोटे शहर से बड़े शहर आता है, उनका आधा कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो उनके लिए कितना बड़ा लॉस हुआ, उनमें क्या टैलेंट होगा, क्या स्किल सेट होगा, वो बता ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, या फिर कर भी रहे हैं तो टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। सो दैट नीड्स टू चेंज, कि जो भी आपकी भाषा है उसमें गर्व होना चाहिए। हम जानते हैं हाउ प्राउड द फ्रेंच आर। वो अपनी भाषा को लेके कितने प्राउड फील करते हैं, और उनको तो मतलब लगता है कि आप फ्रेंच में बोलो, आप यहाँ आए हो तो यू शुड स्पीक इन फ्रेंच। तो वैसे ही हमें, मतलब हम तो संस्कृत भूल ही गए हैं, शुद्ध हिंदी पे आ गए हैं अब, कि अब चलो शुद्ध हिंदी तक तो हमें समझ होनी चाहिए, वो भी नहीं है। सो इट्स वेरी सैड। और ये कहीं और व्यक्तिगत तौर पे भी मैं इन दोनों को जानता हूँ। मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ और मेरे आसपास के भी बहुत लोग हैं। कहीं भी ये मानना नहीं है कि अंग्रेजी बुरी है, क्योंकि प्रैग्मेटिकली अगर देखा जाए, अगर ग्रास रूट लेवल की अगर आप बात करें, तो इट इज द ओनली ग्लोबल कॉमन लैंग्वेज विच कनेक्ट्स पीपल। वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप अपनी बात व्यक्त करना चाहते हैं या एक स्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो वो जरूरी है। पर जैसे मैंने कहा कि दिक्कत ये नहीं है कि आप अंग्रेजी बोलें, दिक्कत ये है कि आपको अपनी खुद की भाषा, हिंदी हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, उससे जब शर्म आए, और जब आप अपने आप को किसी अंग्रेजी बोलने वाले से या किसी अमीर आदमी से कम समझें या बड़े शहर वाले से कम समझें, वो दिक्कत है। एंड आई होप इस फिल्म के बाद कुछ चीजें चेंज हों। आई रियली वांट, जर्नलिज्म में तो हो कम से कम। या आई होप, हाँ, आई क्योंकि होप। वो यहाँ भी वो डिस्पैरिटी है। इंग्लिश जर्नलिस्ट दे कंसीडर देमसेल्व्स सुपीरियर, कि यार हम तो मतलब इंग्लिश वाले हैं, ये तो हिंदी वाले हैं, ये होता है। मैं 1 मिनट लेके एक चीज बताता हूं आपको। मैं 3 दिन पहले मनोज कुमार शर्मा जी के साथ था, जिनके ऊपर 12th फेल जिनकी जीवनी पे बनाई गई। यूपीएससी की अगर हम बात करें, आपको पता है यूपीएससी जो देश की सेवा के लिए लोग हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, इनकम टैक्स में जाते हैं, उनको अंग्रेजी में एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाला है, जो रीजनल वाला है, उनमें से कितने प्रतिशत लोग सिलेक्ट होते हैं आप जानते हैं? कोई जानता है? मात्र 4 से 5%। मेरे आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी आप समझ सकते हैं कि 10 उंगलियों में से 8 दूसरी भाषा के, और 2 लोग होते हैं जो हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज से आते हैं। रीजनल लैंग्वेज की तो कोई जगह है ही नहीं एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि एक सीसैट एग्जाम आ गया है। वो सीसैट आपको अंग्रेजी में ही देना होता है। जो लोग गांव कस्बे जिलों में काम करने वाले हैं, जिनको अपने देश का कल्चर, लोकल लैंग्वेज से डील करना होता है, एक एक कस्बे में, एक एक जिले में लाखों लोगों से एक अफसर को डील करना पड़ता है। अब उसको आप अंग्रेजी के लिए तैयार कर रहे हैं या वो जो सेवा करना चाहता है उसके लिए तैयार करना चाहते हैं? लेकिन अभी ये चीजें बदल रही है, थिंग्स आर चेंजिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की हम भी एज कलाकार कोशिश करते हैं अपनी कहानियों के जरिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट। हेलो, मेरा नाम अनुराधा है और मेरा सवाल रिद्धि मैम आपसे है कि हमने मूवी का ट्रेलर देखा जिसमें आप हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में दिखी, तो आपके अकॉर्डिंग राइट डेफिनेशन क्या है इसकी? स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन की राइट डेफिनेशन, आई थिंक मतलब बहुत ब्रॉड है ये तो सवाल, लेकिन मैं कहूँगी कि एक कोई भी लड़की या औरत जो
जो भी वो करना चाहे वो करने की फ्रीडम रखे। चाहे आपकी चॉइस हो कि आप शादी करके घर बसाना चाहती हैं और बच्चों को रेस करना चाहती है और अच्छी फैमिली बनाना चाहती है, उसकी चॉइस आपके पास हो, या वो चॉइस हो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं काम के साथ सो आई थिंक द फ्रीडम ऑफ चॉइस, चाहे वो चॉइस कोई भी हो। सो एन इंडिपेंडेंट वुमन इज़ नॉट नेसेसरीली समबडी जो बाहर जाके काम करे और वो इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत रिस्पेक्ट है हाउस वाइफ्स के लिए जो हु रेज चिल्ड्रन, जो सिर्फ वो करती हैं और अपनी पूरी लाइफ डिवोट करती हैं उसके लिए, और सैक्रिफाइसेस भी करती हैं। सो आई फील लाइक द फ्रीडम ऑफ चॉइस, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड से इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली आपको खुद पे ही निर्भर रहना चाहिए, किसी और पे नहीं, और ना ही आपको सोचना चाहिए शादी के बाद ये होगा या मैं अब ये करूँगी बाद में नहीं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर लड़की को अपने लिए रखनी ही चाहिए। That's it. Great. I think very well said. I think जितनी girls हैं they'll agree to this. I think सैंडी का एक सवाल है, वो उसने कहा था मेरा नाम सैंडी लीजिएगा, थोड़ा cool लगता है। हेलो सर, मैं सैंडी। हाय सर, मेरा सवाल था कि आजकल के एक्टर्स जितने भी हैं, काफ़ी फेमस एक्टर्स ऑब्वियसली, आप लोग कई बार ऐसे काम होते हैं कि जो आप करना नहीं चाहते, रोल्स आप प्ले नहीं करना चाहते, पैसों के लिए आपको करने पड़ते हैं। तो क्या सर कभी आपने भी ऐसा रोल प्ले करा, कभी आपने भी ऐसा काम करा है? और ये करना पड़ता है, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक्टर ही नहीं, हम सब ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो काम किया है जो हमें शायद नहीं करना है पर करना पड़ रहा है। मैंने एक कॉफ़ी शॉप में वेटर का भी काम किया है 8 महीने, क्योंकि उस वक्त वो पैसे, वो 1800 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, जिससे 440 रुपये का मैं ट्रेन का पास बना लेता था। आप समझो मेरा मतलब 600 रुपये पर मंथ मेरे कॉलेज की फ़ीस होती थी, मेरे छोटे मोटे दूसरे खर्चे होते थे, तभी प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज भी कराना होता था। तो हर इंसान अपने जीवन में, अगर आप अपने घर में अगर बड़ों से पूछेंगे तो हर इंसान ने कभी ना कभी अपने जीवन में एक ऐसा वक्त बिताया है या देखा है या जिया है जहाँ पे अपने मन से परे जाके आपको अपना किचन संभालने के लिए, अपने तन पे कपड़ा डालने के लिए वो काम करना पड़ता है। आज चीज़ें अलग हैं, आज थोड़ी बहुत अपने मन की कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल बात अगर कहें, रोटी कपड़ा मकान, ये हम सब की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। कल को अगर ये प्रिविलेज जो है आज मेरे पास वो चला जाएगा, तो कल को शायद मुझे अगर टीवी पे वापस जाना पड़े, या मुझे नुक्कड़ नाटक करना पड़े, या मुझे कोई नौकरी करनी पड़े अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, मैं वो भी करूँगा। तो ये तो लाइफ है, ये करना पड़ता है, ये सभी करते हैं मेरे ख्याल से, और मैंने भी किया है। ग्रेट जी, मतलब स्ट्रगल तो खैर काफी रहा है। शिल्पा शेट्टी भी आपकी एक दोस्त थी ना? शिल्पा शेट्टी, यस, बट वो वाली शिल्पा शेट्टी नहीं है मेरे, ये आप जानते हैं उन्हें इसीलिए आप पूछ रहे हैं। सो आप बताइए। मेरी एक क्लास फ्रेंड है जिनका नाम शिल्पा शेट्टी है, और शिल्पा शेट्टी एक्ट्रेस भी है एक, तो उनको काफी छेड़ा जाता था स्कूल में। तो शिल्पा शेट्टी को छेड़ा है विक्रांत मैसी ने, ये हेडलाइन बन सकती है, ठीक है, और उसमें कुछ गलत नहीं होगा। महापारा, she's from our website team, she also want to ask something. नमस्ते, नमस्ते, हाय। नमस्ते, हाय, हेलो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे विक्रांत कि 12th फेल के बाद से आपका क्या परसेप्शन चेंज हुआ है बिफोर पिकिंग एनी रोल? देखिए, चेंज हुआ है, पर कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि कुछ चेंज ना भी हो। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 12th फेल की सक्सेस को, या मिर्ज़ापुर हो या 12th फेल हो या सेक्टर 36 हो, मैं उन चीज़ों के सक्सेस की वजह से जो मेरी अप्रोच है वो चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उन चीज़ों को मैंने, जो मेरी अप्रोच थी, जो मेरा माइंडसेट था, उसी को मेंटेन करना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी फिल्में, ये सारी कहानियां मेरे पास उसी माइंडसेट से आई हैं। आज 4 लोग ज़्यादा जानते हैं, 4 सेल्फियां ज़्यादा खिंचाते हैं, पर मैं अगर अप्रोच अपनी बदल दूंगा तो वो मेरे लिए शायद डेट्रीमेंटल होगा। मैं बड़ा क्लासिकल माइंडसेट वाला आदमी हूँ, कन्वेंशनल आप कह सकते हैं। मैं राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके जीवन से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ। तो कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो,
क्योंकि मेरा फाउंडेशन जो है, मेरी वो माइंडसेट ही मेरा फाउंडेशन है. तो सक्सेस और फेलियर के नॉट सॉर्ट ऑफ डिक्टेट द वे आई अप्रोच माई लाइफ. राशि, आप शायद आईएएस बनना चाहते थे जी. तो 12th फेल टाइप कहानी आपके साथ कुछ नहीं हुई? मनोज नहीं मिला आपको कोई इंस्पायर करने के लिए, जैसे देखिए, मनोज जब- को श्रद्धा मिली थी? नहीं. तभी आप यहाँ तो हर बार मनोज और श्रद्धा जरूरी नहीं है कि सही रास्ते पर मिल जाए. नहीं, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, पर वो मेरे पापा का सपना ज़्यादा था और मैंने उसको अपना लिया था, क्योंकि वाई नॉट, देयर सो मच ऑफ रिस्पेक्ट इन दिस प्रोफेशन. और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, तो आइडिया वही, मैं टॉपर थी यार. कौन सी क्लास मैं में? स्कूल में टॉपर थी, कॉलेज में कॉलेज में भी मैंने टॉप किया था. मैं एलएसआर से पढ़ी हुई हूँ, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया था. मुझे एक और सब्जेक्ट करना था ऑब्वियसली यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन शायद भगवान के अलग प्लान्स थे और मैं एक्टर बन गई. जी. सही, अच्छा ही हुआ. अच्छे ही plans थे ऊपर अच्छे वाले. अच्छे ही प्लान्स थे. अच्छा, क्योंकि जर्नलिज्म की हम बात कर रहे हैं इस पिक्चर में, आई वांट टू टॉक अबाउट, मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है. मेरी एक्सपर्टीज एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में है. सो आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू हाउ यू सी थिंग्स टुडे इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म. कैसा लगता है आपको? मतलब I mean, how don't are see- things going? You don't see journalism. आई डोंट सी दिखाई नहीं देता कुछ का. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ट्विस्ट करी जाती हैं जस्ट टू मेक हेडलाइंस. आई थिंक एम्पैथी नहीं बची है कि हमारे ऐसा लिखने से सामने वाले के दिल को चोट पहुंच सकती है. ऐसा कुछ नहीं है. उनको सिर्फ इससे मतलब है कि क्लिकबेट हो जाए हमारा. कि विक्रांत मैसी ने शिल्पा शेट्टी को छेड़ा, जी, ऐसी हेडलाइन. तो ऐसी हेडलाइन बन जाए. देखिए, जो हर्ट नहीं करती वो तो ठीक है, बट कुछ लोग जान के ऐसा कुछ डालते हैं जो आपकी इमेज को हर्ट कर सकता है. तो वो एम्पैथी बची नहीं है, भरोसा भी नहीं बचा है. अब कोई भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई फैक्ट चेकिंग नहीं होती है. विक्रांत ने एक जगह पे बोला था, ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जिनसे घर भी टूटे हैं काफ़ी. तो आई थिंक थोड़ा और एम्पैथेटिक हो सकते हैं, यू नो, एंड स्टिल there can be entertainment in the way we talk, in the way we discuss things. So I think empathy बहुत ज़रूरी है overall journalism में भी. I feel मुझे लगता है कि एक तरीके से एक्टर्स को मतलब कलाकारों को कमोडिटी की तरह ही देखते हैं. जब बैठते हैं वो एक एक्टर के सामने, तो उनको ये नहीं है कि मैं सुनूं क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहले के इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है कि यू नो रेखा का एक बहुत पुराना इंटरव्यू जो आज भी, सेमी ग्रेवाल वाला. उससे भी पहले अच्छा, वाला, उससे भी पहले. कि वो आज भी आता है, तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं रिस्पेक्टफुली, इंटेग्रिटी के साथ. रेखा जो कह रही हैं वो सुना, मतलब फ़र्क है यू नो उस समय में और आज. क्या है कि अब कौन सी हेडलाइन निकलवाऊँ, अब क्या बोलें, अब क्या कहाँ पे स्लिप करें, ये इसका क्या मतलब था, यहाँ से मैं कुछ घुमा के कुछ और बात घुसा सकता हूँ. हम तो इतने इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, उसमें भी ये सब हो रहा है कि उनको बस कहीं से लेके बात कहीं और जाना है और जो वायरल हो रही हैं चीज़ें उस पे बात करवानी है. तो ये बहुत ही बेकार सी एक पहल है, एक सोच है और तरीका है, और वो दिखाई देता है. ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर हम भी कैमरा पे रिस्पेक्ट रखते हैं आपकी और बोलते नहीं हैं कि आई एम यू नो लीविंग दिस एंड गोइंग. लेकिन नहीं, ठीक बिल्कुल नहीं है. माहौल मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. कोई वैल्यू सिस्टम ही नहीं बचा है, और एंटरटेनमेंट है, इसीलिए तो वैल्यू सिस्टम वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें वैल्यू सिस्टम वो क्या होता है. ये तो एंटरटेनमेंट है. yeah, but I also want to add that people also go and watch those things. So as people, I think journalists भी वही दे रहे हैं जो वायरल हो रहा है. नहीं, So I think राशि, at a- don't you think कि अगर आप ऐसे प्रोफेशन में, जो हम भी बोलते हैं, तो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारे पास भी तो है. तुमने डिग्री की है, तुम ऐसे घंटों घंटे ऐसे सुन रहे हो यू नो कैसे होते हैं इंटरव्यूज, क्या होता है, उसके बाद जाके आप बोलो नहीं 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 मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो पैसे But कमाने हैं. it's a circle, because it's a कुछ circle. जर्नलिस्ट ने ये भी बोला है कि हम चाहे ना चाहें, हमारे ऊपर वाले जो बैठे हैं वो बोलते हैं कि और आप वो वहाँ भी सेंसेशनलाइज बात करो. वहीं आती है. वो वहाँ भी वो सही बात है. वहीं मतलब, आती है. I'll talk about my organization. So I never get any instructions from be it film reviews. They said whatever you feel like. If you feel the film is good. Once I got a call from my CEO office कि तूने ये पिक्चर देखी आज? मैंने कहा हाँ सर, बहुत घटिया पिक्चर है. बोले यार उसके प्रोड्यूसर मेरे साथ लाइन पे. He was on the line. तो मैंने कहा सर पिक्चर तो आपने खराब ही बनाई है. तो बोले यार कुछ हो सकता है इसमें. मैंने कहा सर अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो डिटेल्ड रिव्यू बचा है अभी. तो कहते यार
देख लो अगर हम उसको रोक सकते हैं तो आई नेवर गेट दीज थिंग्स, बल्कि दे आर प्राउड कि इफ दे गेट 10 calls, नहीं, then you're Yeah, working with the right people. like You're this. working with the right Then need you're people. working also, you've surrounded yourself with the right people then. तो हमारे साथ तो ये हो जाता है कई बार कि मान लो मैंने पिक्चर देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरे बॉस को अच्छी लगी, दिन दिल से कि यार ये इसको तुमने ऐसा क्यों दिया था या क्या, मतलब वी डिस्कस दीज थिंग्स कि ऐसा क्या था। और कंपटीशन भी है ना अभी, और ये कंपटीशन का खेल हो गया है अभी। आज कितने ऐसे एक्टर्स हैं जिनको एक्टिंग के बिना पे नहीं, उनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग के बिना पे हायर किया जाता है। तो ये सच है। तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम चेंज हो गया है। तो उसी तरह से जर्नलिज्म में भी अगर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट, जो एक जर्नलिज्म का सबसेक्शन है, अगर उसकी हम बात करें, मुझे एक चीज़ जो खास तौर पे ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, और ये मैं किसी तरह से वो नहीं कर रहा हूँ कि क्लास डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव हो, या चाहे वो दूसरे सबसेक्शंस हो जर्नलिज्म के, वहाँ पे आपको एक बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत होती है। आप जामिया से या कहीं से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपको पढ़ के आना होता है, आपको एथिक्स समझने होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पापराजीज हैं या जो आपके बीट एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, उनको सिर्फ अपना एक एसोसिएशन का कार्ड बनाना होता है, उनको कोई एथिक्स पे ट्रेनिंग नहीं होती। तो इसीलिए वो लोग जो हैं वो सारी चीज़ें करते हैं जो शायद उनको खुद को पढ़ने में या देखने में मज़ा आता है। तो वो है, फ़र्क है वो थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन। Hello, everybody. My name is Jasleen. Vikrant sir, specifically, I really admire your work and choice of films. My question is, at the start of your career, obviously, you get some roles. आप एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करते हैं, हाई पेइंग जॉब है, उसके बाद में आपको उतने काम नहीं मिलते हैं, बट यू स्टिल हैव टू कीप वर्किंग टू मेक द एंड्स मीट। उसमें टू कीप गोइंग, हाउ डू यू गेट दैट पेशेंस? वो पेशेंस कैसे आता है, आप क्या करते हैं? लाइक टू कीप गोइंग इज रियली डिफिकल्ट एट दैट टाइम, क्योंकि बाकी चीज़ें नहीं हो पा रही होती हैं। वाओ, दिस इज अ वेरी लोडेड क्वेश्चन। आई विल ट्राई कीपिंग इट ब्रीफ। पेशेंस ही तो है हमारी। या वी गेट पेड फॉर पेशेंस। या इवन एज एक्टर्स, एक्चुअली इफ यू सी, वी गेट पेड फॉर पेशेंस ओनली। 12 घंटे की शिफ्ट में हम शूट सिर्फ 4-4.5 घंटा करते हैं, बाकी 8 घंटे लाइटिंग ही चल रही होती है और हम वेट ही कर रहे होते हैं। I personally have experienced, I come from a production house, I used So to you work. know how it is, right? Absolutely. So you really have to be focused. But when it comes to life, see, in my case, at the cost of sounding borderline arrogant, क्योंकि बहुत लोगों को मैं arrogant भी लगता हूँ, I have always, I'm a very self-assured person. तो जब मैं टीवी में भी था, मुझे इतना ज़रूर पता था कि उन ABC लोगों की तरह मैं टीवी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि जो मुझे देख रहे हैं वो मेरे काम को देख रहे हैं। तो मैंने ना सिर्फ काम पे फोकस किया, और हमेशा, और उन लोगों को भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जिनके काम से मैं प्रभावित था। उनके एब्स से या उनके बालों से मैं प्रभावित नहीं था, क्योंकि एब्स चले जाएंगे, बाल भी झड़ जाएंगे, काम रहेगा। तो आर्काइवल वैल्यू जो आर्ट में होती है, आज कोई भी आर्ट, पेंटिंग या किताब, अगर हम पेंटिंग की बात करें, वो 200-300 साल वो जिन्होंने बनाई थी वो चले गए, पर उसकी वैल्यू वक्त दर वक्त बढ़ती गई। वो किताब जो किसी ने 19वीं सदी में लिखी, वो आज भी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई इसीलिए जा रही है क्योंकि उसकी एक आर्काइवल वैल्यू है, वो टाइमलेस होता है। उसी तरह से मेरी कोशिश ये रही है कि जो कहानियाँ मैं बोलूँ या जो काम मैं करूँ, वो टाइमलेस हो। तो पेशेंस उसके लिए चाहिए। और देखिए, किचन तो चलाना पड़ता है, और ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये हम सबको कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने पड़े हैं अपने जीवन में किचन चलाने के लिए, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई छोटा नहीं हो जाता। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़े दिल और बड़ी नीयत वाला आदमी होता है जो अपने परिवार के लिए खड़ा होता है। तो लोगों का भी साथ रहा, क्योंकि मैं टीवी से आता हूँ, और टीवी वालों की किस्मत सिर्फ रिमोट के एक बटन पे तय होती है, उस पर निर्भर करती है। रात को 8 से 11 बजे तक 25 चैनल है, 50 शो चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना है कि वो रिमोट का बटन ना दबाएं।
तो अच्छा काम ही होता है एक्चुअली। और सेल्फ बिलीफ बहुत बहुत जरूरी है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ नो मैटर व्हाट। एंड लास्टली आई थिंक इफ यू आर अ गुड पर्सन ना, तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकतर लोग मैंने अपने आसपास देखे हैं जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे बेटे हैं, भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, अच्छे नागरिक हैं, ईमानदार हैं, उनके साथ अच्छा ही होता है। आई थिंक आर्काइवल वैल्यू की बात आपने की। 12 फेल का जिक्र मुझे लगता है मैंने अपने 100 में से 95 इंटरव्यूज में किया होगा। थैंक यू सो एंड मच। इट्स अ डॉक्यूमेंट कि हम Thank you. बात करते हैं कि देखो वो पिक्चर किस तरह से चली थी, एंड आई थिंक इट विल बी डिस्कस्ड। I तो hope वो so. जो वैल्यू है वो आई थिंक वो नो बॉक्स ऑफिस, नो 100 200 300 नहीं, पर बॉक्स ऑफिस भी किया यार। क्या नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट वो 12 Yes, फेल yes, अपनी आर्काइवल वैल्यू की वजह से जानी जाएगी। 3 साल बाद मुझे याद नहीं होगा उसने 300 करोड़ किए थे या 500, बट आई विल रिमेंबर इट्स अ वेरी गुड फिल्म। अभी आप गाइड देख लो, या मदर इंडिया देख लो, या वक्त देख लो, या रामायण टीवी शो की बात कर लो यार, वो आज भी जब चलता है तो हम सब बैठ के देखते हैं। वो फिल्में जब आज भी आती हैं तो हम आज सब भी- देखते हैं, आज भी हम क्योंकि देखते हैं। वो है ही टाइमलेस कहानी है। तो कोशिश यही है। वन लास्ट घूर रही है मुझे बहुत देर से, उसको छुट्टी के दिन बुलाया मैंने। तीनों से ये क्वेश्चन है बहुत फन वाला। आप तीनों इस टाइम पर हमारे सामने तो जर्नलिस्ट ही हो अभी के लिए, ठीक है? तो अगर आपको एक चांस मिले कि अपने बारे में एक फेक न्यूज़ स्प्रेड करनी है, तो वो क्या होगी और क्यों? मैं बताती हूँ। मुझे ये स्प्रेड करना है कि मैं शाहरुख खान सर के साथ एक मूवी कर रही हूँ, बिकॉज आई लव शाहरुख खान। आप रिद्धि? मुझे ये स्प्रेड करना है कि रिद्धि इंटरनेशनली कुछ काम कर रही है, उसको ऑस्कर मिलने वाला है। मेरा भी रिद्धि जैसा ही है कुछ, हमारा सेम ही। ऑलमोस्ट सेम ही है कि विक्रांत मार्टिन स्कोरसेजी के साथ काम कर रहा है। अरे बस, I'll see you on set या Yeah, I'll विक्रांत। see you on set. Yeah, I'll see you. तो जब ये सच हो जाएगा तो विल से कि सबसे पहला इंटरव्यू हमने किया। अरे थैंक यू सो मच गाइस, Thank एंड ऑल you, द thank you बेस्ट so much. फॉर द फिल्म। आई होप वी हैव कवर्ड एवरीथिंग जो आप कहना चाहते हैं। पर आपके साथ बातें करने में इतना मजा आता है ना कि हमेशा वक्त कम ही लगता है। हाँ, बट आई थिंक सामने पूजा खड़ी है तो वो मुझे पिछले 15 मिनट से प्रेशराइज कर रही है कि खत्म कर दो। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड डू वॉच द फिल्म ताकि एक बेटर जर्नलिस्ट आप बन सको, एंड जब कुछ बताओ तो मालिक की तरफ मत देखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग गाइस।